नमस्कार, अपोलो सीबीसीसी कैंसरનો જવાબ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કેન્સરની સારવારમાં રેડિયેશનના ઉપયોગ વિશે અને તે વિશે માહિતી આપવા માટે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કર્યા છે રેડિયેશન ઓન્કોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર જયપ્રકાશ નિમાને। નિમા સાહેબ, આપનું સ્ટુડિયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। રેડિયેશનનો ઉપયોગ કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ માટે થાય છે તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ, તેમ છતાં દર્શક મિત્રોને બેઝિકલી રેડિયેશન શું છે તેના વિશે માહિતી આપો। रेडिएशन एक प्रकार की एक्सरे मशीन है, जैसे एक्सरे निकलते और फोटो लेते हैं, ये आंख से नहीं दिखता है, लेकिन हमारे जो रेडिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, शक्ति होती है, जिससे हम उस एनर्जी को टिश्यू में डिपॉजिट करते हैं और कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। बराबर। तो શું રેડિયેશનની પણ જુદા જુદા પ્રકારો છે કે કોઈ એક જ પ્રકારે આપવામાં આવે છે? वो अलग अलग प्रकार से होता है। जब हमारा उद्देश्य कैंसर को पूरी तरह खत्म करना होता है तब हम कहते हैं कि इसको क्यूरेटिव आरटी है। जब हमारा उद्देश्य केवल उनको राहत देने के लिए होता है तो उसे हम पेलेटिव आरटी कहते हैं। तो क्यूरेटिव आरटी में हमारा रेडिएशन जो है करीब 5 से 6 सप्ताह चलता है और पूरी तरह कैंसर को मिटने की कोशिश करेंगे। जब पेलेटिव रेडिएशन देना हो कब देंगे? जब बीमारी काफ़ी बढ़ गई हो या मरीज को दर्द हो या कभी ब्लीडिंग हो रहा हो या शायद कहीं फ्रैक्चर हो जाए, तब हम केवल उनको राहत के लिए सेक लगाते हैं और वो करीब 2 सप्ताह चलता है। ओके, तो कया कया किस्साओं कया केसेस में તમે ક્યુરેટિવ રેડિયેશન થેરાપીનો ઉપયોગ કરો? मोस्टली जो सिर के कैंसर होते हैं, जैसे जीभ के पीछे के भाग का कैंसर या ताड़ू का कैंसर, जिन्हें आपने कही सी सॉफ्ट पैलेट, या टॉन्सिल का कैंसर, या नाक के पीछे का कैंसर जैसे नेजोफेरिंग्स या स्वर पेटी जिन्हें कहते हैं वोकल कॉर्ड, तो ये जो पहली या दूसरी स्टेज में जो आते हैं इनको हम पूरी तरह रेडिएशन से मिटा सकते हैं। तो रेडिएशन क्यूरेटिव रेडिएशन थेरापी आ कैंसर में पहला ने बीजा स्टेज में आपीए तो शू कैंसर संपूर्ण रीते मटी शके? मतलब आप कह सकते हैं कि 90% 5 ईयर चांस होता है सर्वाइवल का। मतलब पेशेंट 5 साल तक 90% चांस है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा रेडिएशन लेने से केवल। बराबर। अने पैलिएटिव रेडिएशन थेरापी नो उपयोग क्यारे करी शकाय? जब ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ गई हो या उसको तीसरा के चौथा स्टेज नु कैंसर कही शकाय? चौथा स्टेज में हो, मोस्टली गर्भाशय का मरीज आता है, गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, अचानक ही पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाए और बीमारी बढ़ जाती है तो हम रेडिएशन से उसका ब्लीडिंग तत्काल बंद कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी बढ़ गई इसलिए शायद वो ठीक पूरी तरह न हो सके, लेकिन उसको पूरी तरह राहत मिल सकती है। कभी कभी सांस की तकलीफ होती है क्योंकि बीमारी ने अन्न नली और सांस की नली को दबा दिया है, तो उस जगह रेडिएशन लगा के हम बीमारी को कम कर सकते हैं और सांस लेने में जो तकलीफ है वो मिट सकती है। बराबर। आपनी पास જ્યારે દર્દીઓ આવે ત્યારે રેડિયેશન વિશે જોઈએ એટલી અવેરનેસ તો લોકોમાં છે નહીં, એટલે ઘણીવાર એવું થતું હશે કે લોકોમાં ઘણી ગેરમાન્યતાઓ હોતી હશે। રેડિયેશનને શેક કહેવાય છે એટલે કદાચ એનાથી દાઝી જવાય એવું પણ ઘણા લોકો માને છે। તો આવી કઈ કઈ ગેરમાન્યતાઓ રેડિયેશન થેરાપીને લઈને આપની સમક્ષ આવે છે? सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उसका गुजराती में वर्ड है शेक जी, तो वो समझता है कि सेक लेने से मैं जल जाऊंगा, जब मशीन पे मेरा इलाज होगा तो मैं बर्न होगा। तो उनको समझाते हैं कि ये केवल एक एक्सरे मशीन है, वो एनर्जी है, वो आपके शरीर में जाके केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी और कैंसर सेल को नष्ट करेगी। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हर इलाज में होते हैं, तो रेडिएशन में साइड इफेक्ट होता हैगा। जनरली 2 से 3 सप्ताह के बाद में जिस स्थान पे सेक मिल रहा है वो चमड़ी थोड़ी लाल हो जाती है। 4 सप्ताह बाद थोड़ी सी काली हो सकती है और निकल जाती है। बट जितने भी साइड इफेक्ट हैं ये करीब सेक के 2 से 3 सप्ताह बाद वापस ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आ साइड इफेक्ट विषय આપણે વાત કરીશું જયપ્રકાશભાઈ, પણ તે પહેલા એક કોલર બરોડાથી છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। जी, अपना सवाल पूछो। हेलो। हाँ जी, बोलो। મારા હસબન્ડને મેડમ એમને અંડરનળીમાં ગાંઠ છે કેન્સરની। બરાબર जी। અમે દવા કરી તો ત્યાં આગળ 3 ડોઝ આપ્યા, એટલે કે કીમોથેરાપી કરી जी। અને પછી હવે એવું કહ્યું કે હવે ગાંઠનો પ્રોબ્લેમ જે છે અને કે બોડી નથી, એટલે કે એમને શરીરમાં એ નથી, સ્ટેમિના નથી, એટલે કે હવે એમને ખાવા માટે
10 મૂકી છે તો ખોરાક તો લેવાય છે, લિપિડ ઉપર જાય છે, પણ એમને જે કેન્સરની ગાંઠ છે તો એનું શું ઇલાજ? क्या क्या બરાબર प्रश्न જે क्या है उनका? અન્નનળીમાં કેન્સરની हाँ, ગાંઠ છે તેનો हाँ। શું ઇલાજ? अन्ननली के कीमोथेरापी तो कैंसर के करावी लिए છે। कीमोथेरेपी और रेडिएशन दो बड़े इलाज है। ये कीमोथेरेपी बीमारी बहुत कम हो गई हो तो रेडिएशन लेना चाहिए। तो जी। क्या आपके मरीज ने लिया है सेक? अभी हमारे साथ नहीं, कॉलर अच्छा। तो नहीं है। ओके, जी। लेकिन रेडिएशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन पूरी दुनिया में यही दो इलाज है। यदि पहली स्टेज का रोग हो तो ऑपरेशन संभव हो सकता है, लेकिन यदि बीमारी बढ़ गई होगी तो ऑपरेशन संभव नहीं होगा, तब कीमोथेरेपी और रेडिएशन ही लेना होगा। બરાબર આપણે વાત કરતા હતા કે રેડિયેશનને લઈને કઈ કઈ ગેરમાન્યતાઓ છે। જી તો તે આપણે વાત કરી કે ઘણીવાર દર્દીને એવો ભય લાગે છે કે તેના કારણે તે બળી જશે। જી सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मरीज समझता है कि मैं जल जाऊंगा और मुझे परमानेंटली कुछ चमड़ी के ऊपर कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गैर मान्यता है। थोड़े समय के लिए साइड इफेक्ट होंगे, चमड़ी लाल हो सकती है, काली हो सकती है, किसी जगह से निकल सकती है और खाने की तकलीफ बढ़ सकती है, बट इन सब के लिए डॉक्टर को मिलना होगा। हम तब दवाएं लिखते हैं और करीब 2 से 3 सप्ताह बाद सेक के ये सब चीज़ वापस चली जाती है, नई चमड़ी बाहर आ जाएगी, नई चमड़ी अंदर आ जाती है और मरीज पहले की तरह खाना खा सकता है। બરાબર તમે કીધું કે ચામડી થોડી લાલ થઈ જાય છે, એ સિવાય બીજી કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થાય ખરી? लंबे समय सपोज 6 महीने के बाद ऐसा होता है कि उनका, जिनको मुंह का कैंसर, उनको थूक बनना बंद हो जाता है, लाल अच्छा। ग्रंथि काम नहीं करती है, तो गला सूखा रहता है, उनको बार बार पानी पीना पड़ता है और दिक्कत पड़ती है। तो इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अब आ गई है। બરાબર તો આના સિવાય કોઈ બીજી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થતી यदि નથી? पेट पे किसी ने सेक लिया हो तो ऐसा हो सकता है कि सेक लेने के 2-1 साल बाद उसको जाड़े के रास्ते से कभी कभी खून आ सकता है या पेशाब जाने की इच्छा बार बार हो सकती है। ये साइड इफेक्ट होते हैं जब गर्भाशय का कैंसर को सेक लगा हो, तब इस प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन बराबर। डॉक्टर से पण- मिलने पे इलाज हो जाता है। પણ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કયા કયા થશે, કયા પ્રકારના કેન્સરમાં, તેના વિશે દર્દીને પહેલાથી માહિતી આપવામાં આવે છે? हाँ, हम पहले से समझाते हैं जी, कि जी। इनको जब सेक चलेगा तब इस प्रकार की तकलीफ होगी, तब हम दवाओं से कंट्रोल करेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 साल बाद ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं और इनको कैसे रोकना वो हम पूरी तरह समझाते हैं उनको। એટલે દર્દી મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ હોય છે કે આ થેરાપી લેવાથી આ પ્રકારની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આવે પણ એની સારવાર શક્ય છે। જી बिल्कुल। છેલ્લા 20 વર્ષમાં મેડિકલ સાયન્સમાં ઘણા સંશોધનો થયા છે, તો આ જે નાની મોટી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે શું તેને કંટ્રોલમાં લેવાની પણ કોઈ નવી ટેકનિક્સનું સંશોધન થયું इन છે? साइड इफेक्ट को कम करने के लिए बहुत सी नई नई टेक्निक्स आ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कंप्यूटराइजेशन है। राइट। तो कंप्यूटर से आप नई टेक्निक निकाल लेते हैं। उनका एक नाम है जैसे IMRT, एक टेक्निक का नाम है IGRT। जी। तो जब मुंह के कैंसर को सेक लगाते हैं तो बाद में भविष्य में थूक नहीं बनता है, क्योंकि हाँ हमारे जी। थूक की ग्रंथि को भी सेक मिलता है। तो उसको बचाने के लिए जो टेक्निक, उसका नाम है IMRT। तो उस टेक्निक द्वारा हम उस ग्रंथि को बचा सकते हैं, लेकिन उसी समय हम जहाँ कैंसर है उसको सेक भी बराबर दे सकते हैं। तो पेशेंट को साइड इफेक्ट कम होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर रहेगी उस टेक्निक से। ડેફિનેટલી આ પ્રકારે તમે કીધું કે નીચે પેશાબ આવે જ્યારે પેટમાં શેક લે ત્યારે તો તેની પણ સારવાર શક્ય છે? उसके लिए भी हम IGRT नाम की टेक्निक है। जी। जब प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर हो तो जाड़े के रास्ते को सेक न मिले या कम मिले, ताकि भविष्य में साइड इफेक्ट न हो, तो उस जी। टेक्निक का नाम है IGRT। तो IGRT से हम केवल जहाँ कैंसर है उसी को रेडिएशन लगाएंगे और बाकी आसपास के नॉर्मल टिश्यू को हम अच्छी तरह से बचा सकते हैं। બરાબર तो उस टेक्निक को IGRT कहते हैं। બરાબર આના વિશે આપણે વધારે વાત કરીશું દર્શક મિત્રો, પણ તે પહેલા લઈશું એક નાનકડો વિરામ। નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। જે આપણે વાત કરી કે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થાય છે પણ તેની સારવાર શક્ય છે, શું રેડિયેશન થેરાપી આપ્યા બાદ કોઈ લોંગ ટર્મ સાઇડ ઇફેક્ટ થાય ખરી? हाँ, जैसे मुंह के कैंसर को जब रेडिएशन लगता है तो उसमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। जी। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो है कि थूक का बनना बंद हो जाता है,
मरीज को गला सूखा लगता है और बार बार पानी पीने की इच्छा, तरस लगती है, बहुत पानी पीने की इच्छा होती है, बोलने में तकलीफ पड़ती है क्योंकि थूक नहीं बनता है। तो उसको बचाने के अलग टेक्निक्स होती है। जिस टेक्निक को मैंने बताया उसका नाम है IMRT टेक्निक्स। उस टेक्निक से उसकी लाल ग्रंथि बच जाएगी और थूक बनता रहेगा और उससे वो ज़्यादा कंफर्टेबल और अपने आप काम कर सकेगा। और उसी तरह जब प्रोस्टेट की ग्रंथि पे हम सेक लगाते हैं तो जाड़े के रास्ते को सेक मिलता है, लेकिन IGRT टेक्निक द्वारा हम जाड़े के रास्ते को बचा सकेंगे और भविष्य में जो खून गिरता है जाड़े के रास्ते से वो नहीं गिरेगा। दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे चमड़ी धीमे धीमे संकुचित होने लगती है क्योंकि रेडिएशन जिस जगह को मिला है वो संकुचित होती है। तो उसके लिए कोई अलग से दवा नहीं होती है, उसके लिए उसको कसरत करनी पड़ेगी। जैसे मुंह खोलने की कसरत है, तो एक्सरसाइज करने से या फिजियोथेरेपी करने से वो साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे। અધરવાઇઝ बहुत લંબે સમય पे और कोई સાઇડ ઇફેક્ટ નહીં હોતા है। પણ એની સામે ફાયદા પણ ઘણા જ છે, એટલે સાઇડ ઇફેક્ટ્સનું કંઈ મોટું કારણ તો ન જ ગણાય। આપણે વાત કરી પેલિએટિવ રેડિયેશન વિશે, તો કયા પ્રકારના કેન્સરમાં ખાસ કરીને પેલિએટિવ રેડિયેશન થેરાપીનો ઉપયોગ થાય છે? जैसे स्तन का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का कैंसर होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, कितनी बार वो बढ़कर हड्डियों में पहुंच जाता है। अच्छा। हड्डियों में पहुंचने पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यदि वो फीमर में थाई की हड्डी में चला गया तो फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। यदि पीछे मणके में चला गया है तो पैराप्लीजिया मतलब लकवा लग सकता है। तो इन सब को रोकने के लिए तो जिस जगह पे वो रोग पहुंच गया है वहाँ हम रेडिएशन लगाते हैं। अब उस रेडिएशन से बीमारी तो पूरी तरह नहीं मिटेगी, लेकिन जो दर्द है और डिसीज़ है वो कम होने से उसको लकवा या फ्रैक्चर नहीं होगा। तो ये करीब हम 2 सप्ताह में करते हैं। तो कभी हम 5 सेक लगाते हैं, कभी 10 सेक लगाते हैं। वो निर्भर करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है। तो उसके हिसाब से उसको लकवा, फ्रैक्चर ये सब चीज़ को हम रोक सकते हैं हड्डी में। और ઉંમરનું કોઈ એવું ખરું કે મોટી ઉંમરની વ્યક્તિઓમાં ન આપી શકાય પેલિએટિવ રેડિયેશન? પેલિએટિવ રેડિયેશન किसी भी उम्र के व्यक्ति को लग सकता है। 90 साल के व्यक्ति को भी लगाया है और मैंने तो 102 साल के लोगों को भी लगाया है। अच्छा, तो पेलिएटिव रेडिएशन साइड इफेक्ट नहीं है। जब हम क्यूरेटिव रेडिएशन देते हैं जो 25 से 30 सीटिंग होता है उसमें साइड इफेक्ट होते हैं। पेलिएटिव रेडिएशन केवल 5 या 10 ही लगाना है। उसमें हमारा उद्देश्य केवल मरीज को राहत मिले और कोई नई समस्या न खड़ी हो। तो उसमें साइड इफेक्ट करीब करीब बिल्कुल भी नहीं होते। तो पेलिएटिव में साइड इफेक्ट्स कम होते हैं जहाँ कैंसर एडवांस स्टेज में है। वहाँ साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, तो રેડિયેશન થેરાપી આપણે વાત કરી કે મોટાભાગના કેન્સરમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે, તો શું ગુજરાતમાં એના માટે ઇનફ ફેસિલિટી અવેલેબલ છે? गुजरात में दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा। और अहमदाबाद तो बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ सब सुविधा अवेलेबल, सब सेंटर्स हैं यहाँ पे और उनमें काफ़ी अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल है। कुछ जगह है जहाँ अभी भी सुविधा नहीं है, जैसे भावनगर, सुरेंद्र नगर, भूज और कच्छ, वहाँ सेक की मशीन नहीं है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट एटलीस्ट हर मेडिकल कॉलेज में एक रेडिएशन का डिपार्टमेंट हो ताकि वहाँ के मरीजों को उसका फ़ायदा हो सके। मेरे हॉस्पिटल में भावनगर से बहुत मरीज आते हैं। अच्छा। वहाँ कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल। आपने तो ये सिटीज की बात की, तो आई एम श्योर कि पेरिफेरीज में तो ये फैसिलिटीज बिल्कुल ही नहीं अवेलेबल होंगी। बिल्कुल भी नहीं होती है। तो પછી એ બધા દર્દીઓને આ બધી ફેસિલિટી લેવા માટે શું અમદાવાદ, બરોડા જેવા મોટા શહેરમાં આવવું दाहोद પડે से, છે? गोधरा से इतनी दूर से मरीज आते हैं, बड़ौदा भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा फैसिलिटी अहमदाबाद में अवेलेबल है। यहाँ पे एक्सपर्ट भी अवेलेबल है, इसलिए अहमदाबाद में मैक्सिमम मरीज यदि आते हैं तो अहमदाबाद पे आते हैं। બરાબર। દર વર્ષે જયપ્રકાશભાઈ કેન્સરના કેટલા નવા કેસીસ ઇન્ડિયામાં બનતા આવતા હશે? एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है करीब 10 लाख से नए केसेस हर एवरी ईयर होते हैं। 10 लाख 10 लाख 1 मिलियन कह सकते हैं। खाली कैंसर के दर्दी होते हैं और इनमें से कम 70% दर्दी को कहीं न कहीं रेडिएशन की जरूरत पड़ती है और उन्हें रेडिएशन के लिए कैंसर हॉस्पिटल आना पड़ता है। 70% દર્દીઓને જરૂર પડે છે કેન્સરની, આપણી પાસે કેટલી ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે? यहाँ पे पूरे इंडिया में करीब 500 सेक की मशीन है और 5-7 लाख लोगों को सेक की ज़रूरत है। तो मशीन कम से कम 10 से 20 गुना कम है। बहुत ज़्यादा
फैसिलिटी बहुत कम है, इसलिए सुविधा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। આઈ એમ શ્યોર આ અંગે સરકાર ચોક્કસ પગલાં લેશે. આપણી સાથે કોલર જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. જી, આપનો સવાલ પૂછો. हेलो જી નમસ્કાર, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. મેં પૈસા રોકાડ્યો બેન પર પેલા ભાઈ કહ્યું કે ફોન લેવડાવું. મને ગળામાં કેન્સર હતું, બરાબર. જી જમવામાં પ્રોબ્લેમ હતો. મેં 4 મહિના પહેલા આયુર્વેદિક દવા લીધી. જી પૈસા રોકાડ્યો બેન પર પેલા ભાઈ કહ્યું કે ફોન લેવડાવું. આપના ટીવીનો વોલ્યુમ ઓછો કરો ને આગળ પ્રશ્ન પૂછો. હા તો મેં તને ડોઝ લીધા તો મને ગળામાં જમવામાં તકલીફ તો નથી પણ થોડી તકલીફ પડે તો શું એક લીધા કે હું એકાદ બે ડોઝ લેવું તો મટે મને? રેડિયેશનના એકાદ બે ડોઝ લો તો મટે એવું પૂછવા માંગો છો? હા શેક ના લેવા હોય તો? શેક નથી લેવો. नहीं, यदि सेक नहीं लेना है तो बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी। आप कीमोथेरेपी ली है, आपने कीमोथेरेपी से बीमारी कम हुई है, इसका जी। मतलब ये है कि रेडिएशन लेने से भी आपको फ़ायदा होगा। रेडिएशन का पूरा कोर्स कीजिए तो ही फ़ायदा होगा। 1 या 2 सेक में काम नहीं होगा, कम से कम 25 से 30 सेक लेना बहुत ज़रूरी है, तो ही बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं हम। શા માટે લોકો રેડિયેશનથી શેકથી આટલા બધા ડરે છે? અને શું बे કારણ છે? खास कारण ये है कि उनको लगता है कि शेक है मतलब गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा तो हम जल जाएंगे और फिर शायद कभी ठीक नहीं होंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट होता है, चमड़ी लाल होती है, काली होती है, खाने में तकलीफ पड़ती है, लेकिन खाना बंद नहीं हो जाता है। तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट है थोड़े समय के लिए हैं और सेक लेने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन यदि उससे आप डरेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। આપની और फिर પાસે કોઈ परेशानी। એવા પેશન્ટ્સ આવતા હશે જયપ્રકાશભાઈ કે જે આપણા જે કોલર હતા એમ કે મારે જરૂર છે 20 શેકની પણ મારે 2 જ લેવા છે અને 2 શેક પછી પોતાની જાતે કદાચ બંધ પણ કરી દેતા હોય नहीं, એવા? तो उससे बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। Right. 2 सेक लेने से कुछ भी नहीं होगा, कि सेक बहुत धीमे धीमे काम करता है। Right. आज सेक दिया है तो उसका असर कम से कम 1 महीने के बाद मालूम पड़ेगा। ये सेक बॉडी में डिपॉजिट होकर केमिकल एनर्जी में बदल गया है और अपना काम धीमे धीमे कैंसर सेल को नष्ट करने में कर रहा है, तो उसका असर तत्काल नहीं आएगा। तो 2 सेक लेने से कुछ नहीं होना है। શું તો પેશન્ટ્સમાં આટલી સમજણ અને આટલી ધીરજ હોય છે ઇન જનરલ? बहुत मरीजों को बार बार काउंसलिंग करना पड़ता है, हमें बार बार समझाना पड़ता है कि सेक धीरे धीरे काम करेगा और उसका असर कम से कम सेक पूरा होने के 1 महीने बाद आपको मालूम पड़ेगा। आपको हिम्मत रखना पड़ेगी। કાઉન્સેલિંગનો શું રોલ છે આખી ટ્રીટમેન્ટમાં बहुत ज़्यादा जरूरी। बेसिक कैंसर एक टीम वर्क है। ડેફિનેટલી. तो सिस्टर होती है, हमारे रेडियोग्राफर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिसिस्ट है, जी। पूरी टीम होती है। और हर बार टीम उनको समझाने का प्रयत्न करती है कि एक नई प्रकार की टेक्निक है, इससे ठीक होते हैं। पूरी दुनिया में इसका इलाज है, इंडिया में इलाज आ गया है, इंडिया में ही मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत करके सेक तो लेना ही होगा। જી આપણી સાથે હવે કોલર જોડાય છે, ચાલો જાણીએ શું તકલીફ છે તેમને. જી આપનો સવાલ પૂછો. આપનો પ્રશ્ન પૂછો. જી કોલર સાથે આપણો સંપર્ક નથી રહ્યો. આપણે વાત કરતા હતા કે કાઉન્સેલિંગ ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, કારણ કે કેન્સર એક એવી બીમારી છે કે જેનું નામ સાંભળતા સાથે જ આપણે ડરી જઈએ કે કેન્સર એટલે હવે બચવાની કોઈ શક્યતા નથી. તો આવા કેસીસમાં શું કાઉન્સેલિંગનો રોલ છે? मतलब अभी ये मायत है, इसको गैर समझ है कि कैंसर से बचना संभव नहीं है। जी। कैंसर से बचना बिल्कुल संभव है। आप एक डायबिटीज ब्लड प्रेशर से नहीं बच सकते हैं, लेकिन जी। कैंसर से जरूर बच सकते हैं। સોરી तो हम ડિન્ટરપ્ટ, એક डॉक्टर અંજારથી કોલર જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. આપનો સવાલ પૂછો. હાજી હાજી બોલો. હાજી અચ્છા મારી વાઈફને બ્રેસ્ટ કેન્સર હતું, બરાબર. એના 12 મહિના પહેલા એનું સર્જરી થઈ ગયું અમદાવાદમાં. ઓકે. અને ત્યાર પછી સર્જરી થઈ ગઈ, ત્યાર પછી કેમોથેરાપી મુંબઈની અંદર કોકિલા હોસ્પિટલમાં થયું. એક્સલન્ટ. જી અને ત્યાર પછી ભાઈ રેડિયેશન થયું 25 દિવસનું બરાબર. રેડિયેશન થઈ ગયું, એટલે એ બધું થઈ ગયું. પણ હવે તે પછી લેટ્રોસ ગોળી જે ટેબ્લેટ છે એ 5 વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવાનું કહ્યું છે, 5 બરાબર. વર્ષ સુધી. જી તો સાહેબ એ લેટ્રોસ ગોળી છે એ કેન્સર ફરીથી ઉઠલો ન મારે એના માટેનું છે કે हाँ, શું कैंसर છે? हाँ रोग फरी न था एना माटे छे। गोળી આપણે 5 વર્ષ લેવી પડે। જી. કેન્સર રોગ ફરી કોઈ જગ્યાએ શરીરમાં ન આવે એના માટે લેવી પડે। એના ડૉક્ટર જુદા હોય છે, મેડિકલ ઓન્કોલોજીસ્ટ કહીએ ને, એ લોકો પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે ને, બરાબર. જરૂરી છે એટલે આપણા કેસમાં।
એટલે 5 વર્ષ સુધી Yes. આળસમાં કંટાળીને આ દવા Continue, yes. ચોક્કસ બંધ ચોક્કસ. ન જ કરવી. હા, yeah. જી ચોક્કસ. જરૂરી છે. દર્શક મિત્રો આવી ઘણી વાતો કરીશું પણ તે પહેલા એક નાનકડો વિરામ. નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે અમદાવાદથી કોલર જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. જે આપનો સવાલ પૂછો. મારા બ્રધરને ગળામાં તકલીફ છે. બરાબર. કેન્સરની, ગાંઠ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં હોય એવું કીધું ડોક્ટરે. અને અત્યારે પછી અમદાવાદમાં અમે એને ટ્રીટમેન્ટ લઈ છે સિમ્સ હોસ્પિટલમાં. જી સિમ્સ હોસ્પિટલમાં એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે. બરાબર. ડોક્ટર સાહેબે કીધું અત્યારે આજે હમણાં ચેક લઈને આવ્યો. જી. 25 ચેક પૂરા થઈ ગયા, 33 લેવાના છે અને 6 કીમોથેરાપી લેવાની છે. બરાબર. 5 પૂરી થઈ ગઈ. સુધારા ઉપર તેમ કીધું પણ એના મોઢામાં ચાંદાર બહુ ગયો છે, કોઈ ખોરાક નથી લઈ શકતો. બરાબર. લિક્વિડ ગળા ઉતારવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. આ આડેસરનો શું ઉપાય? जी 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 25 सेक आपने कहा कि 25 सेक जी। लिए हैं और आपने 5 कीमोथेरेपी लिए, तो 25 सेक के बाद हर मरीज को मुंह में छाले हो जाएंगे, जीभ के ऊपर छाले हो जाएंगे, सौरपेटी में छाले हो जाएंगे और ये सामान्य है, ये कुछ समय रहेंगे चले जाएंगे। यदि खाना मुंह से बिल्कुल बंद हो गया हो तो हमें नली लगानी पड़ सकती है या फिर बॉटल से आपको पानी देना पड़ेगा। तो 25 सेक के बाद सबको होता, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अपना इलाज पूरा कीजिए। 30 सेक कहा है वो पूरा कर लीजिए, भले ही उसके लिए आपको दो दिन के लिए भर्ती होना पड़े हॉस्पिटल में, बट ये बीमारी ठीक होने के पूरे चांस है। वहां तक पहुंच गए हैं। Yes. 33 शेक्स बस। और लेने हैं तो पूरे मतलब इलाज कीजिए, ही ठीक शुड हो नॉट जाएंगे। लूज पेशेंस। Yes. जी डेफिनेटली जी। और हाँ, दूसरी दवाएं होती है जो जी। डॉक्टर आपको लिखी होगी, वो सब दवाएं आपको चालू रखना है तो वो ठीक हो जाएगा। બરાબર. તો મેં કીધું કે દર વર્ષે ઇન્ડિયામાં માત્ર 10 લાખ નવા કેન્સરના કેસીસ થાય છે. તો કેન્સરના આટલા બધા કિસ્સાઓ બનવાનું શું કારણ છે? सबसे बड़ा कारण तो टोबैको चूइंग है। अच्छा। टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या स्मोकिंग के फॉर्म में, Right. वो सबसे बड़ा कारण है जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। पान पराग या मसाला या गुटखा, जैसे भावनगर में गुटखा बहुत खाते हैं, तो अच्छा। वहाँ सबसे ज़्यादा इस प्रकार के केसेस देखे। भोपाल में, लखनऊ में, तो वहाँ गुटखा पान पराग वहाँ हाँ, चलन जहाँ- ही है, सबको हाँ। ऑफर करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इसलिए मुंह का कैंसर वहाँ ज़्यादा होगा। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर यदि है तो मुंह का कैंसर है, अच्छा। क्योंकि गुटखा, टोबैको, पान पराग ये सब कारण है। दूसरा एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे गर्भाशय का रोग होता है, गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, वो पुअर हाइजीन के कारण होता है, क्योंकि अच्छा। लेडीज लोग अपना पूरी तरह से जैसे सफाई रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं, इसलिए वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। और वायरस इन्फेक्शन से फिर गर्भाशय के मुंह का कैंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2-3 कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारी लाइफ स्टाइल अब बदल गई है। हम फास्ट फूड लेने लगे हैं, हेल्दी फ्रूट्स हमने खाना कम कर दिए हैं, या हरे साग सब्जी खाना चाहिए वो कम कर दिया है, तो बॉडी का डिफेंस चला गया। और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो अभी मेडिकल साइंस को नहीं पता है जी। और उसकी खोज चल रही है, तो दे आर अननोन फैक्टर्स। एंड आजकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जी। सब जगह बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो Definitely. सभी में मिक्स होने से हमारे शरीर में ये केमिकल जाने से ये बीमारी के चांस बढ़ने लगे हैं अब। બરાબર. તમે દર્શક મિત્રોને જતા જતા જયપ્રકાશભાઈ કોઈ મેસેજ આપવા માંગો છો? मैसेज मेरा ये है कि आपको हेल्दी रहने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल रहना ही पड़ेगी। उसी हेल्दी लाइफ स्टाइल से जैसे व्यसन न हो, घूमना फिरना हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, थोड़ी योगा exercise हो, कीजिए, जी। एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें करने से आपका बॉडी पॉजिटिव रहेगी और बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप रहेगी, तो कैंसर नहीं होगा। और व्यसन सबसे बड़ी बात है कि व्यसन न करें और रेग्युलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। આઈ એમ શ્યોર દર્શક મિત્રો હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવશે. દર્શક મિત્રોને આટલી સરસ માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, જો આ વિષય પર આપ વધારે માહિતી મેળવવા માંગતા હો તો આપની સ્ક્રીન ઉપર એક ઈમેલ એડ્રેસ છે, તેના પર આપ અમને ઈમેલ કરી શકો છો. આપની સ્ક્રીન ઉપર એક મોબાઈલ નંબર છે, તેના પર આપ અમને SMS પણ કરી શકો છો. હવે આવતીકાલે 2:30 વાગે VTV ગુજરાતી પર એક નવા વિષય, એક નવા નિષ્ણાત સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌની રજા લઈએ. નમસ્કાર.